गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप मेरे अपने चैनल नीलेश एजुकेशन विद मोटिवेशन में। तो हम लोग आज जीएस पढ़ना चालू करेंगे आज से। ये हमारे चैनल की पहली क्लास है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक हम लोग पूरे के पूरे कंप्लीट करते जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना चालू करेंगे। इसी तरह फिर बाद में मेडिवल, फिर इसकी तरह एशियंट हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर सारे सब्जेक्ट इसी तरह जीएस के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, धीरे के धीरे रिवीजन करते हुए, लिखते हुए। कोई भी नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं लिखाऊंगा सारे नोट्स और सब कुछ हम लोग आपस में लिखते हुए चालू करेंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें सबसे पहले मेन पॉइंट होता है उसके सिलेबस को समझना। अगर हमने उसके सिलेबस को समझ लिया तो 50% काम तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। सिलेबस को जितनी बार हम कम से कम 2 3 4 बार कम से कम सिलेबस को ही समझना जरूरी है, क्योंकि हमें जब तक रास्ता ही नहीं पता हो किस रास्ते पे हमको चलना है तो हम कैसे चलेंगे उस रास्ते पर। इसलिए हमको सिलेबस सबसे पहले समझना जरूरी है। सिलेबस पहली थिंग है, सिलेबस समझना। दूसरा है रिवीजन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस, कैसे कैसे हम लोग को धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलना है और कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पे, सिलेबस पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या है इसका मॉडर्न हिस्ट्री का? तो सिलेबस 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 में हमारा सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हमें उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल शासक सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल शासक। कुछ इतिहासकार हैं हमारे हिस्ट्री में जो हमारा मध्यकाल का अंत उत्तर मुगल शासक से मानते हैं। अर्थात औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए वो सारे शासक उत्तर मुगल शासक कहलाए। तो कुछ इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि हमारा मध्य युग का अंत जो है हो जाता है औरंगजेब के बाद, और बहादुर शाह प्रथम से उत्तर मुगल शासक का आरंभ होता है। लेकिन हमारे एक इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार मानते हैं कि हमारे जो आधुनिक आधुनिक हिस्ट्री का आरंभ है जो हमारा, वो होता है 1757 के प्लासी युद्ध से। अब ये किस तर्क के आधार पर ये बात बोल रहे हैं? इन्होंने बोला कि जैसे हम किसी कल्चर को अपनाते हैं, जैसे मतलब आज की डेट में सलमान खान है, शाहरुख खान है, इनको देख के लोग इनकी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं, इनकी हैबिट को अपनाने की कोशिश करते हैं, इनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार 1757 से जब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी है, जब हमारे जीतने के बाद हमारे राजनीतिक शासन में प्रवेश करती है, बंगाल प्रांत को जीतती है, शासन में हस्तक्षेप करती है, तो वो अपने कल्चर को जरूर लेकर आई होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले ही हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है हमारा वो पहले ही हो चुका था यूरोप में। इंडिया में 300 सालों के बाद लगभग हुआ है, तो वहाँ के कल्चर को लेके आई होगी। जब वहाँ के कल्चर को लेके आई तो यहाँ के लोगों ने उस कल्चर को अपनाना चालू किया। जब धीरे धीरे उनके कल्चर को, पहनावे को, सब चीज़ों को अपनाना चालू किया तो मॉडर्न होना लोग चालू हुए। तो यदुनाथ सरकार के अनुसार आधुनिक भारत का इतिहास का जो आरंभ है वो मानते हैं 1757 के प्लासी युद्ध से। और जहां तक देखा जाए इस बात को सत्य ही ठहराया जा सकता है तर्कों के आधार पर। लेकिन हम लोग अपना उत्तर मुगल शासक से ही आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना चालू करेंगे। तो उत्तर मुगल शासक में हमारे कौन कौन से शासक आते हैं? तो सबसे पहले उत्तर मुगल शासक में हमारा आएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इसकी, इन शासकों की क्रोनोलॉजी बहुत याद करना जरूरी है, क्योंकि इसका क्रम लगाने को जरूर आता है। और इनके सन, ईयर जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी संक्षेप में देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम भी बोलते हैं, मुअज्जम। मुअज्जम। इसके बाद अगला शासक हुआ इसमें जहांदार शाह। जहांदार शाह।
फिर अगला शासक हुआ इसमें फर्रुख सियर। फर्रुख सियर। फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जो है हमारा सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनने वाला पहला शासक था फर्रुख सियर। सैयद बंधु कौन थे, जब भी हमें टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में सैयद बंधु के बारे में पढ़ेंगे कि बराह के सैयद थे, किंग मेकर थे, नप निर्माता भी बोलते हैं इनको। अभी फिलहाल इन शासकों का नाम देखते हैं, जहांदार शाह, फर्रुख सियर। इसके बाद कुछ कुछ टाइम के लिए लगभग तीन तीन छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए दो और शासक आते हैं फर्रुख सियर के बाद, रफी उद दरजात। रफी उद दरजात। इसके बाद रफी उद दौला। रफी उद दौला। उद दौला। रफी उद दौला। इसके बाद हमारा आता है मोहम्मद शाह रंगीला। इनका एक्चुअल नाम तो मोहम्मद शाह है, लेकिन कुछ मिजाज में रंगीले किस्म के रहे होंगे तो इसलिए इनका नाम पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आएगा अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। अब ये आलमगीर द्वितीय क्यों है, तो प्रथम आलमगीर कौन होगा, तो जो हमारा औरंगजेब था, औरंगजेब के बचपन का नाम जो था आलमगीर था, इसलिए ये वो आलमगीर प्रथम हो गया तो ये आलमगीर द्वितीय हो गया। आलमगीर द्वितीय के बाद आलमगीर का पुत्र हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम प्रथम कौन है, तो बहादुर शाह प्रथम को इनको उपाधि भी मिली थी शाह ए आलम की, तो इन्हीं को शाह आलम प्रथम भी बोलते हैं, इसलिए हमारे शाह आलम द्वितीय हो गए। और इसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद आएगा हमारा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। फिर अगले हुए बहादुर शाह द्वितीय जफर। बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय जफर। अब ये जफर क्यों है, क्योंकि जफर उपनाम से ये कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इनका नाम बहादुर शाह द्वितीय जफर हो गया। तो ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी में लगाने का क्रम आता है उत्तर मुगल शासक में। इनके जो ईयर हैं, कौन कौन शासक कितने कितने सन में रहा, कितने कितने ईयर में रहा, वो हम लोग जब टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तब अगला टॉपिक देखेंगे। तो ये हमारा उत्तर मुगल शासक हो गया। इसी में दूसरा टॉपिक आएगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे कैसे आई, कैसे कैसे अपना बिजनेस किया, कैसे कैसे सभी यूरोपीय कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, उसमें ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में सबसे पहले आई, तो इनका भी सीरियल हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाली कंपनी आई। पुर्तगाली के बाद डच आए। डच के बाद ब्रिटिश आए। ब्रिटिश के बाद डेनिश डेनमार्क आए। डेनिश
इसी को डेनमार्क भी बोलते हैं, डेनिश या डेनमार्क। इसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए, इसके बाद स्वीडिश आए। इसके बाद स्वीडिश है। इसमें हमारे मेन जो है, हमारे इसमें सब मेन जो हमें पढ़ना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से पुर्तगाली हैं। पुर्तगाली के बाद हमारे डच भी इंपॉर्टेंट हैं, डचों के बाद ब्रिटिश इंपॉर्टेंट हैं, और ब्रिटिश के बाद फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट हैं। जो पेपर के यहाँ से क्वेश्चन आता है, 4 कंपनियां जो हैं इनके बारे में हमें डिटेल अध्ययन करना है, इन 4 कंपनियों के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज हम लोग डिटेल सिलेबस देख लेंगे, और सिलेबस को जितना अच्छे से अच्छे हम रिवीजन करेंगे, सिलेबस को कम से कम 3-4 बार हमको रिवीजन करना है। जब एक बार सिलेबस हमारी नज़रों में जबान में रट जाएगा तो हमको रास्ता पता चलेगा कि हमको जाना किधर है। इसलिए सिलेबस को समझना किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए। माइक भी परेशान किया हुआ है, लग नहीं रहा है टी शर्ट में। तीसरा टॉपिक है हमारा, जब मुगल हमारे कमज़ोर हो रहे थे, औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह प्रथम के बाद जब हमारे मुगल धीरे धीरे कमज़ोर होते रहे, और मेनली मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल काल में कुछ देसी स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र होना चालू हो गए, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ स्वतंत्र देसी राज्यों के बारे में, कौन कौन से राज्य जो है हमारे मुगलों के कमज़ोर होने पर पतन, उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी। तो 18वीं सदी में 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के काल में, मुगल साम्राज्य के पतन, मुगल साम्राज्य के पतन के काल में कुछ स्वतंत्र ऑब्लिक स्वायत्त देसी राज्य अब कौन कौन से हैं कुछ स्वतंत्र देसी राज्य? तो जैसे सबसे पहले हमारा आएगा निकल के यहाँ पर, जैसे हम देखेंगे अपना हैदराबाद। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से किस शासक के समय ये राज्य स्वतंत्र हुए? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। जितने भी राज्य हैं जो स्वतंत्र होना चालू हो गए मोहम्मद शाह रंगीला के समय से, जब मुगल धीरे धीरे कमजोर होना प्रारंभ हुए। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इन जो स्वतंत्र राज्य जो हमारे हुए, किसने इन राज्यों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी मुगल साम्राज्य पृथक होकर? पृथक होने का मतलब है कि इन्होंने मतलब उसको टैक्स देना मुगल साम्राज्य में बंद कर दिया, मतलब उसके अधीन रहे नहीं रहे वो बात मैटर नहीं करती, मेन मैटर ये करती है कि इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। जब टैक्स देना बंद कर दिया तो खुद की स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अब किसने किसने स्थापित करी? जैसे हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी चिनकिलिच खां ने।
चिन किलिच खान है, या फिर इसी को बोलते हैं निजाम उल मुल्क, या फिर इसी का नाम है आसफ जा की उपाधि थी इसको, आसफ जा। मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको आसफ जा की उपाधि भी दी हुई थी। और वास्तविक नाम अगर इसका पूछेगा तो मीर कमरुद्दीन। परेशान नहीं होना है, अभी हम लोग आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे ये तो सारा डिटेल स्टडी करेंगे। हैदराबाद, हैदराबाद के बाद आएगा, हैदराबाद के बाद आएगा अवध। अवध, अवध में हमारा किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? सादत खान ने, सादत अली खान, सादत अली खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करी थी। इसके बाद बंगाल, बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने। इसके बाद बंगाल के बाद आएगा मराठा। मराठा में मुख्यतः हमको क्या पढ़ना है? पेशवा के बारे में। पेशवा, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। अब पेशवा में हमें मेन टॉपिक क्या पढ़ना है? मेन टॉपिक इसमें हमें 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए हैं हमारे, अंग्रेजों के साथ मराठा के युद्ध हुए हैं, वो हमें पढ़ना है। मराठा, मराठा के बाद हमारा आएगा मैसूर। मैसूर, 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 मैसूर में हमें को पढ़ना है पता टीपू सुल्तान के बारे में, हैदर अली के बारे में। इसके बाद कर्नाटक के बारे में हमें पढ़ना है। पंजाब के बारे में हमें पढ़ना है। पंजाब में हमारा रणजीत सिंह आ जाएगा, अमृतसर की संधि आ जाएगी, ETC। इसके बाद हमें केरल के बारे में पढ़ना है। केरल में हमारा रवि वर्मा के बारे में हम पढ़ेंगे, मार्तंड वर्मा के बारे में पढ़ेंगे आदि, ETC। अन्य देख लेंगे जो भी बचे रहेंगे। ये तीसरा टॉपिक हमारा 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के काल में कुछ स्वतंत्र या स्वायत्त देशी राज्य, इनके बारे में हमें सब डिटेल स्टडी अलग से करेंगे। चौथा टॉपिक आएगा हमारा, अब जब ये देशी राज्य बनना चालू हो गया अलग अलग, तो मुगल कमजोर होने लगे धीरे 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 धीरे। अब अपनी अपनी सत्ता स्टेब्लिश कर ली इन्होंने, तो मुगल का पतन होने लगा। जब मुगल का पतन होने लगा तो इसी का फायदा अंग्रेजों ने धीरे से उठाया। तो अंग्रेजों का भारत पर विजय हो जाएगी। तो अंग्रेजों की भारत पर विजय, चौथा टॉपिक है हमारा अंग्रेजों की भारत पर विजय, अंग्रेजों की भारत पर विजय। जब अंग्रेजों की भारत पर विजय हो जाएगी तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति कैसी थी, आर्थिक नीति कैसी थी। तो अंग्रेजों की प्रशासनिक, अंग्रेजों की प्रशासनिक एंड आर्थिक नीति। अंग्रेजों की प्रशासनिक एंड आर्थिक नीति। अब आर्थिक नीति के अंतर्गत इन्होंने, आर्थिक नीति का मतलब भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने क्या क्या बनाई थी? तो 3 प्रकार की इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इन 3 तरह की व्यवस्था इन्होंने बनाई थी। अब एक बात सोचने की बात है कि अंग्रेजों की भारत पर विजय हो गई थी, तो अंग्रेजों ने भारत पर विजय एक्चुअली की क्यों? उसके पीछे रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या जरूरत पड़ गई अंग्रेजों को भारत पर विजय करने की? तो उसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है, तो हमारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। इस चौथे टॉपिक का अंग्रेजों के पीछे जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है हमारा कि अंग्रेजों ने आखिर भारत पर विजय क्यों की, इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे साथ में, तो ये हमारा मेंस में काम आएगा किस PCS के एग्जाम के लिए, और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए तो ये GS है ही, हिस्ट्री सारे एग्जाम से बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, और मेन PCS के लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो है ही। तो जैसे सबसे पहले इधर पे मान लो ये इंडिया है, इधर पे मान लो ये हमारा भारत है, और इधर पे मान लो ये यूरोप है, यूरोप है।
अब यूरोप की जो कंपनियां हैं, यूरोप की कंपनियां, ब्रिटिश कंपनी भी है, पुर्तगाली भी है, कई सारी कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने आएंगी। तो भारत में जैसे व्यापार करने 4 कंपनियां, मान लेते हैं 5 कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, व्यापार करने आई, कुछ पैसे लेके आई 4 कंपनियां। 4 कंपनियों ने पूरे भारत में व्यापार किया और इन्होंने प्रॉफिट जो यहाँ से 100 रुपए का, मतलब वस्तु यहाँ से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र से कमा के 100 रुपए की प्रॉफिट, 100 रुपए का वस्तु इन्होंने खरीदी। अब ये 100 रुपए यहां से ये जो है भारत से निर्यात कर रहे हैं, अपने देश की कंपनियां निर्यात कर रही हैं। इन्होंने 100 रुपए की वस्तु को यहाँ पर 200 रुपए में इन 4 कंपनियों ने भेजा। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो 200 रुपए प्रॉफिट है, ये जो 5 कंपनियां हैं हमारी, ये 5 कंपनियों में प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर 200 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो 5 कंपनियों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। 40-40 5 कंपनियों में प्रॉफिट पहुंच जाएगा। 40 + 40 + 40, 40-40 प्रॉफिट 5 कंपनियों में बढ़ जाएगा। और ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि पूरा प्रॉफिट हमको ही मिले, इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितनी भी अन्य यूरोपीय कंपनियां थी, जितनी भी अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश कर चुकी थी, जैसे पुर्तगाली थी, डच थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, इनको सबसे पहले हराया। तो जब हराना चालू किया तो जिन जिन क्षेत्रों पर ये कंपनियां अपना व्यापार करती थी उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार होने लगा। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस नीति के तहत भी भारत में कब्जा करने का सोचा कि सारा क्षेत्र ही हम कब्जा कर लेंगे, इन कंपनियों को ही भगा देंगे, तो व्यापार हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहला रीजन तो अंग्रेजों का भारत में कब्जा करने का ये था। दूसरा रीजन क्या था अंग्रेजों का भारत में कब्जा करने का? ये कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे ये भारत है, ठीक है, यहाँ से जैसे ये ब्रिटिश यहाँ से व्यापार करने आए, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। तो भारत में कई तरह के कई प्रांत हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे केरल हो गया, यहाँ पे मराठा हो गया, यहाँ पे कोई हो गया, यहाँ पे कोई हो गया, इस तरह कई सारे प्रांत हैं। हर प्रांत का अपना अपना एक बंदरगाह होगा, तो इधर बंदरगाह होगा। तो जब ब्रिटिश कहीं पर भी उतरेंगे, किसी भी बंदरगाह पर, यहाँ पर उतरे, यहाँ पर उतरे, यहाँ इस बंदरगाह में उतरे, इस बंदरगाह में उतरे, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को जो है हमारा बंदरगाह शुल्क देना पड़ता था। सबसे पहले तो ब्रिटिश कंपनी को जिन्होंने बंदरगाह शुल्क देना पड़ा, कुछ पैसे लाए, उनका यहाँ बंदरगाह शुल्क में खत्म हो गया। अब ब्रिटिश कंपनी जैसे इस राज्य में बिजनेस करना चाहती, इस राज्य में बिजनेस करना चाहती, इस राज्य में अंदर गई, तो इस राज्य के एवज में बिजनेस करने के चक्कर में टैक्स इसको देना पड़ा ब्रिटिश कंपनी को। और इस राज्य से अगर इस राज्य में जाना चाहती है ब्रिटिश कंपनी बिजनेस करने, तो यहाँ भी टैक्स देना पड़ा। तो मान लो अगर 100 रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आती है, तो कुछ तो बंदरगाह शुल्क में इसका चला गया, कुछ टैक्स में लेकर चला गया। 100 रुपए लेकर आए तो 80 रुपए तो लमसम इनका लगभग इसी में चला जाता था। 20 रुपए बचते थे, 20 रुपए की वस्तु ये लोग खरीद के अपने देश ले जाते थे, ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे थे ये लोग। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा करने का एक मुख्य कारण ये भी था। इन्होंने सोचा कि इनके हम अंग्रेजों की हमेशा की नीति रही है, फूट डालो शासन करो। हमेशा से इन्होंने नीति अपनाई, फूट डालो शासन करो। तो इसी नीति के तहत इन्होंने दिमाग लगाना चालू किया अंग्रेजों ने। इन्होंने कहा जैसे ए कोई प्रांत है, बी कोई प्रांत है, तो ए प्रांत जो है हमारा ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, तो अंग्रेज जो है बी प्रांत के पास गए। इन्होंने बोला बी प्रांत से कि भैया ए तो आपसे ज़्यादा मजबूत है, यह आपको हरा देगा, किसी दिन आपसे कब्जा कर लेगा। तो बी भैया डर गए कि भैया क्या किया जाए। तो बी ने पूछा क्या किया जाए अंग्रेजों ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। तो बोला ठीक है भैया, कैसे करेंगे? तो बोला कि आपके जो सैनिक हैं वो तो जंग लगी तलवार हो चुके हैं, वो रिहर्सल करती नहीं, आप मुफ्त बैठे बिठाए खाना खिला रहे हो। हमारे सैनिक क्या है, वेल मेंटेन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पहले हो चुका है, बंदूकें हमारे पास, गन है अच्छी। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं और इनको मिलकर हरा देते हैं। तो अंग्रेजों ने जो है बी को समर्थन दिया, समर्थन।
दिया, बी को अंग्रेजों ने समर्थन दिया और बी के साथ मिलकर ए को हरा दिया। इस तरीके से जब बी को हरा दिया तो बी का तो अंग्रेजों का कुछ ना कुछ तो बी के राज में चलने लगा ना, क्योंकि भाई उसके बदौलत ही अंग्रेजों ने ए को हराया है। तो उसकी वजह से इस बी अंग्रेजों का कुछ ना कुछ शासन बी के प्रांत में कुछ ना कुछ चलने लगा और इन्होंने इसका समर्थन दिया, तो अंग्रेजों को उसके एवज में बदले में कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता मिली होगी, बी की तरफ से कुछ इनाम मिला होगा। जब आर्थिक सहायता मिलने लगी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को जब आर्थिक सहायता मिलने तो अंग्रेजों ने अपने देश से पैसा लाना किया बंद। अंग्रेजों ने यहाँ से पैसा लाना किया बंद और यहीं के पैसे से व्यापार चालू। जब आर्थिक स्थिति उसकी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, तो जैसे इन्होंने बी के साथ किया, इसी तरह ये अन्य जितने भी प्रांत थे इनके साथ भी ऐसे फूट डालो शासन करो की नीति करते करते पूरे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा करना चालू कर दिया और अपने टट्टू राजा बैठाना चालू कर दिया। अब यहीं के पैसे से व्यापार करते थे और डायरेक्ट यहाँ से मुनाफा कमाते हुए ये अपने देश यूरोप यहीं के पैसे से ले जाते थे। तो इनको दोहरा मुनाफा होने लगा। तो एक अंग्रेजों का ये भी कारण था भारत में कब्जा करने का, शासन करने का, एक ये कारण था अंग्रेजों का। ये सब मेंस में बहुत काम आएगा, मेंस में लिखना होगा। अब तीसरा कारण क्या था अंग्रेजों का भारत पर? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ना। टॉपिक सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो अभी सिलेबस लिखना होता तो 10 मिनट का काम था, लिख देते खत्म हो जाता। लेकिन सिलेबस नहीं लिखना है, सिलेबस को ही अच्छे से हमें क्लास में समझना है ताकि आगे कोई दिक्कत ही ना हो। तीसरा क्या था कारण? तीसरा कारण क्या था? जैसे ये भारत है, ये यूरोप है, तो यूरोप में जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिकरण पहले ही हो चुका था। इटली से पुनर्जागरण काल से इसकी शुरुआत होती है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत से 300 वर्ष पहले ही यूरोप में हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले ही हो चुका था। अब इंग्लैंड भी जो यूरोप में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहीं की है। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो कारखाने भी लगे होंगे, यहाँ पर कारखाने लगे होंगे। अब कारखाने लगे होंगे तो मान लो जैसे एग्जांपल में जैसे लगा कपड़ा उद्योग, कपड़ा का कारखाना लगा, कपड़ा उद्योग लगा। अगर हमारा कपड़ा उद्योग का कारखाना लगा, अब कपड़ा जब बनाना है तो कपड़े के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कपास की जरूरत पड़ेगी। कपड़े को रंगने के लिए नील की जरूरत पड़ेगी। और भारत में इस समय औद्योगिकरण अभी हुआ ही नहीं था। भारत में इस समय औद्योगिकरण अभी हुआ ही नहीं है। भारत की आर्थिक स्थिति मुख्यतः किस पर डिपेंड थी? आर्थिक स्थिति भारत की उस समय किस पर डिपेंड थी? कृषि पर डिपेंड थी। आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर थी। कृषि पर निर्भर थी। अब कृषि में भी किसकी कृषि करते थे? सारी फसलों का नहीं, लोग कृषि नहीं करते थे उस समय। केवल जितनी इनको खाद्यान्न फसलों की जरूरत पड़ती थी, केवल उस फसलों का उन्होंने ये लोग बोते थे और आर्थिक स्थिति इस पर ही डिपेंड थी, खाद्यान्न फसलें। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जब कपड़ा की जरूरत पड़ी इधर पे, तो कपास की जरूरत पड़ेगी, नील की, तो अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसलों को जोर जबरदस्ती करी भारतीयों के साथ और खाद्यान्न फसलों को बोना किया कम और कपास बोना चालू किया। भारत में भारतीयों के द्वारा दबाव डाला, कपास की खेती होने लगी, नील की खेती होने लगी। जब कपास की खेती होने लगी, नील की खेती होने लगी धीरे धीरे, तो खाद्यान्न फसलें जब कम होंगी तो अर्थव्यवस्था भारत की डगमगा गई, डोलने लगी। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रह गया और अंग्रेजों की आर्थिक नीति अंग्रेजों की हो ही रही थी। कौन कौन सी अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी?
आर्थिक नीति तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, तो इनके थ्रू जो है अंग्रेज जो है बहुत भारी मात्रा में टैक्स वसूल ही रहे थे धीरे धीरे, और खाद्यान्न फसलें बो नहीं रहे, कपास और नील यहाँ बो रहे हैं, और इनका निर्यात सीधा सीधा यहाँ पर यूरोप में हो जा रहा है निर्यात, और भारतीयों से टैक्स अलग लिया जा रहा है। भारतीयों में यहाँ पर अकाल की स्थिति पड़ने लगी, अकाल की स्थिति पड़ने लगी, भुखमरी की स्थिति पड़ने लगी, भुखमरी। भारतीय जो कमजोर होने लगे और धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसी तरह भारत पर कब्जा कर लिया, भारत पर कब्जा कर लिया। तो ये मेन 3 कारण हैं अंग्रेजों का भारत पर कब्जा करने के, कि अंग्रेजों ने भारत पर आखिर कब्जा क्यों किया था। जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करना चालू किया, जब कब्जा कर लिया, तो धीरे धीरे विद्रोह की भावना भारतीयों में टूटने लगी, क्योंकि जब भुखमरी की स्थिति आ गई, अकाल की स्थिति आ गई, तो धीरे धीरे भारतीयों में विद्रोह की भावना फूटने लगी। तो 5वां टॉपिक है हमारा सिलेबस में, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरोध में जन आंदोलन होना चालू हुए। जनता के द्वारा किए गए आंदोलन जन आंदोलन, अंग्रेजों के विरोध में जन आंदोलन, जन आंदोलन, जन आंदोलन, जन आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरोध में जन आंदोलन चालू हुए। अब कौन कौन से जन आंदोलन चालू हुए? तो इसमें हमारा किसान आंदोलन आएगा, किसान आंदोलन आएगा। इसके बाद हमारा आएगा जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसके बाद अन्न आंदोलन, जन आंदोलन, अंग्रेजों के विरोध में जन आंदोलन होना चालू है, किसान आंदोलन होना चालू हुआ, जनजातीय आंदोलन होना चालू हुआ, अन्न आंदोलन। अब धीरे धीरे आंदोलन की ये विद्रोह की भावना बढ़ रही थी, जब अपने पीक पे हो जाती है। तो छठा टॉपिक यहीं पे निकल के आएगा, 1857 का महाविद्रोह, 1857 का महाविद्रोह, 1857 का महाविद्रोह यहां से निकल के आता है। इसके बाद 7वां टॉपिक यहां पे निकल के आएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग पैदा होता है, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा होता है, भारतीय वर्ग में, भारतीय लोग जो होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो है अंग्रेजी पढ़ा लिखा हुआ, वो पैदा होता है। तो वो सोचना चालू करता है कि प्राचीन काल में तो भारतीयों की स्थिति बहुत अच्छी थी, ऋग्वैदिक काल में स्त्री और पुरुषों में कोई समानता नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह हो जाता था, अंतरजातीय विवाह हो जाता था। लेकिन इतनी स्थिति भारत की कैसे खराब हो गई अंग्रेजों के आने से, अंग्रेजों गुलाम बन गए, भुखमरी की स्थिति आ गई। तो उन्होंने सोचा कौन कौन से बुद्धिजीवी वर्ग लोग आए, जैसे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारा दिया है वेदों की ओर लौट चलो, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है। तो इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इन्होंने बोला कि जब धर्म में, समाज में अगर सुधार करना है तो हमें धर्म में सुधार करना पड़ेगा। कैसे? ये सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, ये सारी बुराइयां जो हैं हमारी सामाजिक बुराइयां, इसी का फायदा उठा के ये कई धर्मों में, कई जातियों
में भारत देश बटा हुआ है, तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेजों को कौन हराएगा। अंग्रेजों को तो यहाँ भारत नहीं हरा रहा है ना, अंग्रेजों को यहाँ पर हरा रहा है कौन, कोई हिंदू हरा रहा है, कोई मुसलमान हरा रहा है, कोई सिख हरा रहा है, कोई ईसाई हरा रहा है, कोई अदर अदर जाति के लोग, कोई वर्ण व्यवस्था के क्रम में बांटा हुआ है, अदर अदर जाति के लोग हरा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब हम इनमें एकता के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, और धर्म में सुधार की सबसे, जब धर्म में सुधार होगा अपने आप, क्योंकि सभी धर्म जो है एक ही रास्ता बताते हैं, सभी का तरीके सबके अलग अलग हैं, लेकिन अंत में फाइनल रिजल्ट सभी धर्मों का एक ही है। तो उन्होंने बताया कि जब धर्म में सुधार होगा तो अपने आप समाज में सुधार हो जाएगा। तो ये हमारा अगला टॉपिक निकल के आएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। 7 टॉपिक हो गए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट है स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन या फिर स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। ये हमारा चालू होगा 1885 से, 1885 से 1947 तक जाएगा। ये इतना बड़ा टॉपिक जो है स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, ये मुख्यतः कांग्रेस के 3 चरणों के अंतर्गत ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट होगा। प्रथम नरमपंथी या फिर उग्रपंथी, उदारवादी, और इसके बाद गरमपंथी दल और गरमपंथी दल, और तीसरा हमारा जो है 1915-16 से गांधी युग। तो 3 चरणों में हमारा ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होगा, नरमपंथी, गरमपंथी और गांधी युग। 3 चरणों में हमारा ये पूरा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद नवा टॉपिक है हमारा भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक जो है हमारा, फिर इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल के बारे में, भारत में गवर्नर जनरल, वायसराय, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, वायसराय। ये हमारा 10वां टॉपिक है। 11वां टॉपिक क्या है हमारा, इसके बाद भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास कैसे हुआ। भारत में प्रेस एंड शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास। इसके बाद अगला टॉपिक है, वामपंथ का विकास, वामपंथ का विकास। अगला टॉपिक हमारा आएगा क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन।
क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक बचेगा विविध, डाल लेते हैं विविध, जो कुछ भी बचा कुचा रहेगा, कुछ पुस्तकें हैं इन सब के बारे में विविध में हम कंप्लीट कर लेंगे। विविध, विविध, विविध में जो बची कुची पुस्तकें हैं वो सारा टॉपिक हम इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक सिलेबस है, जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जो हमको धीरे धीरे कंप्लीट पढ़ना है, और सारा सिलेबस हम लोग लिख के कंप्लीट करेंगे। हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे पूरे, डेली का डेली मेहनत करेंगे और डेली का डेली याद करते जाएंगे। तो डेली का डेली हमको ये पूरा सिलेबस जो है अपने को जितना हमने लिखाया, अब इस सिलेबस को आपकी जिम्मेदारी कम से कम 4 बार रिवाइज करना है, और जो क्रोनोलॉजी मैंने बताई है वो सेम टू सेम ऐसे ही बिल्कुल याद करनी है। अगले मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि अगले लेक्चर से मैं पहले पूछूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछली क्लास में पढ़ाया होगा, फिर इसका रिवीजन थोड़ा सा, इसके बाद अगली क्लास में कनेक्ट करते हुए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास से हम लोग पहला अपना टॉपिक उत्तर मुगल शासक डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। उत्तर मुगल शासक जो है अपना पहला टॉपिक डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। उत्तर मुगल शासक में सारे शासकों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, कैसे कैसे भारत में मुगलों का पतन हुआ, कैसे कैसे औरंगजेब तक तो स्थिति मुगलों की बहुत अच्छी रही, उसके बाद मुगलों का अटैक, मुगलों का कैसे कैसे विरोध होना भारत में चालू हुआ और स्वतंत्र देशी राज स्थापित हुआ, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना एक कमेंट हमें नीचे लिख के दीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम बेस्ट कर रहे हैं, उससे हमें और अच्छा करने की एनर्जी मिलेगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल।